हेलो फ्रेंड्स, अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास मॉडल पेपर थर्ड, जो आपके CTET एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर अड्डा 96 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बाल विकास के अंतर्गत जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ बाल विकास मॉडल सेट फर्स्ट और मॉडल सेट सेकेंड को भी पढ़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, देखा जाए बाल विकास मॉडल सेट थर्ड का पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न हुआ, बाल विकास के प्रारंभिक व्यक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? पहला ऑप्शन बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव, तीसरा ऑप्शन संवेगात्मक सुरक्षा कि बालक में आंशिक योग्यता, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किसी भी समाज के परिवार को बालकों के व्यक्तिगत विकास की प्रथम पाठशाला माना गया है। सबसे पहले बालक घर के वातावरण, परिवार के सदस्य, माता पिता, दादा दादी इत्यादि से घुलता मिलता है तथा इनके माध्यम से नैतिकता, शिष्टाचार तथा अन्य लाभप्रद बातें सीखते हैं। तो इनके व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इनका पहला आंसर हो जाएगा घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आइए अगला प्रश्न देखें। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न उत्तर प्रणाली के माध्यम से छात्रों को मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली समझ आधारित शिक्षा व्यवस्था पर बल देती है, न कि रटंत व्यवस्था पर। निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत रटंत आधारित प्रश्न एवं विश्लेषण मूल्यांकन आधारित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः निबंधात्मक प्रश्न कुछ हद तक रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? पहला ऑप्शन हुआ स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा ऑप्शन हुआ ध्यान देने और दूसरे के अंतर कर सकने की योग्यता, तीसरा ऑप्शन हुआ तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, और चौथा ऑप्शन हुआ शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। दोस्तों, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न को देखें। मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? पहला ऑप्शन मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, दूसरा ऑप्शन तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए, तीसरा ऑप्शन औसत बुद्धि वाले बालकों के लिए, और चौथा ऑप्शन हुआ सृजनशील बुद्धि वाले बालकों के लिए। दोस्तों, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की प्रसिद्ध इटालियन शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई। वे इस प्रणाली के मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बालकों के लिए लाई थी ताकि वे शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ सके तथा इससे बालकों का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विकास हो सके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन मंदबुद्धि तथा सुविधाहीन बालकों के लिए। आइए अगला प्रश्न देखें। व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है कि इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है। दूसरा ऑप्शन यह अधिगम में वृद्धि हेतु आवश्यक साधन है। तीसरा ऑप्शन इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। चौथा ऑप्शन इसका प्रयोग एकांकिक रूप में उत्तम है। दोस्तों, व्याख्यान तकनीक शिक्षण की प्राचीनतम तकनीक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी व्याख्यान को सिर्फ सुनते हैं एवं कभी कभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। व्याख्यान के दौरान शिक्षार्थी ध्यान केंद्रित नहीं रखते हैं क्योंकि वे अन्य गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। अतः आधुनिक शिक्षा में इसका उपयोग न्यूनतम होता है क्योंकि यह संप्रेषण सूचना का एक तरफा माध्यम है जो विद्यार्थियों को आकर्षित नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है। आइए अगला प्रश्न देखें। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य का दोहराना आवश्यक है? पहला ऑप्शन प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत,
तीसरा ऑप्शन अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत और चौथा ऑप्शन अनुकरण सिद्धांत। दोस्तों प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया कि सीखने हेतु किसी भी कार्य को बार बार दोहराना आवश्यक है। उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो भोजन प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास कर रही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से क्या एक संवेग नहीं है? पहला ऑप्शन पलायन, दूसरा क्रोध, तीसरा भय, चौथा भूख। दोस्तों प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने बताया कि संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। उन्होंने संवेग के 14 प्रकार बताए, जिसमें भय, क्रोध, घृणा, भूख, करुणा, कामुकता तथा एकाकीपन इत्यादि था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पलायन। जो 14 संवेग बताए थे उनमें से पलायन नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखें। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से किसका कथन है? स्टेनले का, स्किनर का, जीन पियाजे का, क्रो एवं क्रो का। दोस्तों प्रख्यात विद्वान स्टेनले ग्रे ने कहा कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टेनले। आइए अगला प्रश्न देखें। अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। पहला ऑप्शन अलग अलग शिक्षार्थियों में तुलना करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तीसरा ऑप्शन शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। दोस्तों अनुकरण एक उच्च व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का परीक्षण कर उसको अपना लेता है, जिसे अनुकरण कहा जाता है। अतः अनुकरण को रोचक एवं उपयोगी बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को अपनाना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन किशोरावस्था में, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में और चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था में। दोस्तों बाल्यावस्था सीखने की प्रारंभिक अवस्था है। इसके अंतर्गत कुछ बालकों में सीखने की तीव्रता, कोई भी पाठ आसानी से सीखना, बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग सामान्य बालकों की तुलना में अधिक करना तथा मौलिक चिंतन की क्षमता इत्यादि के लक्षण दिखने लगते हैं। अतः बाल्यावस्था से ही प्रतिभाशाली बालकों में लक्षण दिखने लगते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, बच्चों के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? पहला ऑप्शन रुचि के आधार पर सोचना, दूसरा ऑप्शन अनुभव के आधार पर सोचना, तीसरा ऑप्शन तर्क के आधार पर सोचना, चौथा ऑप्शन अनुकरण के आधार पर सोचना। दोस्तों दिए गए विकल्पों में सभी बालकों में सोचने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन तर्क के आधार पर सोचना जो उच्च प्रकार की सोच है, इस प्रकार की सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण के आधार पर होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तर्क के आधार पर सोचना। आइए अगला प्रश्न देखें। किसी बालक के मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, निरीक्षण अथवा बहिर्दर्शन विधि और चौथा ऑप्शन है ये सभी। दोस्तों किसी बालक के मानसिक व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक में कुछ महत्वपूर्ण बाल मनोवैज्ञानिक विधि बताई है, जो है साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि तथा निरीक्षण विधि। इसके माध्यम से बालकों की सर्वांगीण मूल्यांकन होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? पहला ऑप्शन इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन इसमें सिद्धांतों को रटने पर जोर दिया जाता है,
तीसरा ऑप्शन इसमें बालकों की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। और चौथा ऑप्शन इनमें से केवल बालक के नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा की आधारशिला प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी द्वारा रखी गई थी। इस शिक्षा का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को अधिक व्यवहारिक बनाना, बालकों के मूल्यों की स्थापना करना, बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास करना, बालकों में सहयोग की भावना का संचार करना इत्यादि था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं, केवल खेलकूद में, केवल शैक्षिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशलों में, सभी उद्दंड कार्यों में। दोस्तों, बहुआयामी छात्र कई क्षेत्रों में निपुण होते हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो इत्यादि। तो शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों के बारे में आकलन के आधार पर यह कह सकता है कि बहुआयामी छात्र कई प्रकार के कौशलों में निपुण होता है। इसलिए इसका आंसर हो गया तीसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथन है? दोस्तों, ये जीन पियाजे का कथन है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, अर्थात उनमें सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। आइए अगला प्रश्न देखें। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है बच्चों के समाजीकरण में, भूगोल के सिद्धांतों हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक की खेल पद्धति के माध्यम से बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इससे उनमें घुलने मिलने की प्रवृत्ति का विकास होता है तथा उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिकता का विकास होता है। यह प्रक्रिया बालकों के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, बच्चों के समाजीकरण में। आइए अगला प्रश्न देखें। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। दोस्तों, विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तो चलती रहती है। विकास की यह प्रक्रिया निरंतरता को सिद्धांत को दर्शाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, तीसरा प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन अनुबंधन। दोस्तों, सूझ का सिद्धांत यह बताता है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, क्योंकि यह सूझ द्वारा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो गया दूसरा नंबर, सूझ का सिद्धांत। आइए अगला प्रश्न देखें। अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधित समस्या क्या है? माता पिता की आर्थिक समस्याएं, छात्रों की सामाजिक अभिवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है उच्च जाति के शिक्षकों का छात्रों के प्रति उदासीन व्यवहार, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। दोस्तों, अनुसूचित जाति प्राचीन काल से ही उपेक्षित रही है तथा शिक्षा की मुख्य धारा से इन्हें दूर रखा गया है। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति आरंभ से ही कमजोर रही है, अतः परिवार की कमजोर आर्थिक समस्या, स्वर्ण शिक्षकों की अनुसूचित जाति के छात्रों के प्रति नकारात्मक सोच, इन वर्गों में शिक्षा के प्रचार प्रसार का अभाव तथा सामाजिक अभिवृत्ति इत्यादि समस्याएं इनके शिक्षण में मुख्य बाधाएं हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखें। आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा बच्चों के शारीरिक विकास की तुलना करना, बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना, अपने विषय में बच्चों की ज्ञानात्मक जांच करना, और चौथा ऑप्शन है बच्चों के अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता का जांच करना। दोस्तों, भाषा अपने भाव, विचार, सोच तथा अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम है। यदि शिक्षण के दौरान बालकों की भाषा का उत्तम विकास होता है तो वो अपने विषय से संबंधित ज्ञान को बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः यदि कोई शिक्षक बालकों के भावों एवं विचारों का मूल्यांकन करना चाहता है तो उसे बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दो ऑप्शन, बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना। आइए अगला प्रश्न देखें।
मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यह कथन किसका है? स्किनर का। दूसरा ऑप्शन जीन पियाजे का। तीसरा ऑप्शन हॉर्वर्ड का। चौथा ऑप्शन फ्रीमैन का। दोस्तों, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हॉर्वर्ड का एक दृष्टिकोण है कि मनुष्य के जीवन पर वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह वातावरण का अर्थ परिवार, समाज, समुदाय, विद्यालय, धर्म एवं संस्कृति इत्यादि से है। अतः मनुष्य जो कुछ भी बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हॉर्वर्ड ने कहा है। आइए अगला प्रश्न देखें। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है? सक्रियता द्वारा, दृश्य प्रतिभा द्वारा, भाषा द्वारा, संकेतों द्वारा। दोस्तों, जीरोम ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास की 3 प्रस्तुतिकरण की विधि दी है। एनेक्टिव प्रस्तुति, इसे सक्रियता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आइकॉनिक प्रस्तुति, इसमें देखने योग्य चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा सांकेतिक प्रस्तुति, इसमें शब्द तथा कुछ अलग संकेतों द्वारा अनुभव को दर्शाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भाषा द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखें। डैश से ग्रस्त बालक पढ़ने की अक्षमता को प्रदर्शित करता है। डिसलेक्सिया का संबंध पठन संबंधित विकार से है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। इस अधिगम अक्षमता में बालकों को पढ़ने जैसी समस्याएं होती है। वे कई शब्दों को, कुछ अक्षरों को, जैसे बी को डी में अंतर नहीं कर पाता है, वैसे ही वाज को 100 में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए पठन संबंधित अक्षमता डिसलेक्सिया कहलाता है। आइए अगला प्रश्न को देखें। समावेशी कक्षा से क्या तात्पर्य है? प्रतिभाशाली तथा सृजनशील शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, प्रतिभाशाली और सामान्य शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, समान और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में लाकर उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना। इस शिक्षा के अंतर्गत विविध पृष्ठभूमि के छात्रों यथा समान अधिगम आवश्यकता वाले, निर्धन, वंचित, पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अनुसूचित जाति एवं जनजाति इत्यादि को एक ही कक्षा के अंदर संयुक्त शिक्षा प्रदान करना है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, समान और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा। आइए अगला प्रश्न को देखें। निम्न में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण, दूसरा है घन रचना परीक्षण, तीसरा है जलोटा सामान्य मानसिक परीक्षण और चौथा है स्टैनफोर्ड वीने परीक्षण। दोस्तों, घन रचना परीक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन सैमुअल सी कोश ने किया, जिसका संबंध क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण से है। यह परीक्षण उन्होंने 16 रंग के घन से किया है, जो कि परीक्षण की बहुत ही सारी श्रृंखलाओं को दर्शाता है। यह परीक्षण बहुत आसानी से किसी व्यक्ति की भाषा या सुनने की विकलांगता को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घन रचना परीक्षण। आइए अगला प्रश्न को देखें। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक के प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों, जीन पियाजे ने अपनी इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उन्हें उसमें अंतर करना सीख जाता है। इस दौरान बालकों में भाषा का विकास आरंभ हो जाता है तथा प्रतीकात्मक विचार का सृजन होने लगता है, जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक होता है। संवेदिक प्रेरक अवस्था जो 0 से लेकर 2 साल तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर तक होता है, या 11 से 15 भी इसे बोल सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक विचार विकसित होने लगते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन शिक्षक को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना, दूसरा ऑप्शन शिक्षार्थी को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना,
तीसरा ऑप्शन अभिभावकों को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना। चौथा ऑप्शन विद्यालय को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसका उद्देश्य बालकों को शिक्षा के केंद्र में रखना है। शिक्षा की समग्र गतिविधि बालकों को आधार बनाकर ही की जाती है। इसके अंदर यह भी ध्यान रखा जाता है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन शिक्षक सरल हो जाता है। शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। तीसरा ऑप्शन शिक्षक रोचक हो जाता है। चौथा ऑप्शन शिक्षक को विद्यालय में क्या कार्य करने चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। पाठ्यक्रम किसी भी विषय के बारे में एक सूची प्रस्तुत करता है जो यह सूचना देता है कि विषयों को अध्याय के अनुरूप कैसे पढ़ाना है। सामान्यतः शिक्षकों को पाठ्यक्रम से यह लाभ होता है कि उन्हें क्या पढ़ाना है इसकी जानकारी उन्हें मिल जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। टॉर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं 80 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक, 90 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक, 50 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। लेविस एम टॉर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि बताई। उन्होंने बताया कि 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। इसलिए इसका आंसर 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक। आइए अगला प्रश्न देखें। बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आवाज़ की समस्या, दूसरा ऑप्शन हकलाना एवं तुतलाना, तीसरा ऑप्शन अशुद्ध उच्चारण, चौथा ऑप्शन तेज बोलने वाले। दोस्तों, यदि कोई बालक अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है उसमें भाषा संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भाषा विकार से संबंधित निम्नलिखित दोष होते हैं जैसे ध्वनि परिवर्तन, तुतलाना, अशुद्ध उच्चारण, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी इत्यादि। तेज बोलना भाषा संबंधित दोष नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तेज बोलने वाला।